हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के, जहां सबसे पहले बताएंगे पर्दे के पीछे चीन से बात कर रही भारत में बैठी तिब्बती सरकार। ड्रैगन ने बता दिए अपने इरादे, क्या करेंगे दलाई लामा। क्या है बड़ी खबर, किसने किया है ये बड़ा दावा, बहुत बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले साथ ही साथ बताएंगे पीओके पर राजनाथ और जयशंकर जी के बयान से बौखलाया पाकिस्तान, कश्मीर पर उगल डाला जहर। साथ ही यूक्रेनी किलर ड्रोन के हमलों का पुतिन को सता रहा डर, कैंसिल कर दी विक्ट्री डे परेड, जिसे कहा जाता है रशिया का गर्व। जी हाँ, तो वहीं आपको बताएंगे जहां लाहौर में भगत सिंह जी को लेकर ये क्या करने जा रही है पंजाब की सरकार। तो वहीं अररिया में गर्जे पीएम मोदी जी, कहा कांग्रेसियों ने दशकों तक आपको लूटा है, कभी माफ मत करना। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का दिल से समर्थन करते हैं और भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम पर पूरा भरोसा करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां चीन और दलाई लामा की बैक चैनल बातचीत को लेकर बड़ी खबर। पर्दे के पीछे चीन से बात कर रही भारत में बैठी तिब्बती सरकार। ड्रैगन ने बता दिया अपने इरादे, अब क्या करेंगे दलाई लामा। दरअसल चीन ने शुक्रवार को कहा है कि वो केवल दलाई लामा के प्रतिनिधियों से बात करेगा। उसने भारत में स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार के अधिकारियों से बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि चीन ने कहा है कि वो दलाई लामा के प्रतिनिधियों से बात करने को तैयार है, लेकिन तिब्बत के लिए स्वायत्तता की लंबे समय से चली आ रही मांग पर कोई बातचीत नहीं करेगा। दलाई लामा खुद लंबे समय से अपने मातृभूमि के लिए स्वायत्तता की मांग करते आ रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनवीर निर्वासित तिब्बती सरकार और चीनी सरकार के बीच बैक चैनल वार्ता की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार को मान्यता नहीं देता है। वांग ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि तथाकथित जिजांग की निर्वासित सरकार पूरी तरह से चीनी संविधान और कानूनों के खिलाफ है, यह अवैध है। उन्होंने कहा किसी भी देश ने इसे मान्यता नहीं दी है। तो वहीं भारत के धर्मशाला में चल रही तिब्बत की निर्वासित सरकार सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रधानमंत्री पेम्पा शेरिंग ने खुलासा किया था कि वो पर्दे के पीछे से चीन की सरकार से बात कर रहे हैं और ये बातचीत पिछले 1 साल से जारी है। हालांकि पेम्पा शेरिंग ने यह भी कहा कि बातचीत की पहल उन्होंने नहीं बल्कि चीन की तरफ से की गई थी। वहीं खास बात यह है कि ये बातचीत उस समय हो रही है जब भारत चीन में सीमा को लेकर 2020 में गलवान हिंसक संघर्ष के बाद से तनाव बना हुआ है और एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी है और वे अभी इसका आकलन करने में जुटे हुए हैं। चीन तिब्बत मामलों के जानकारों का कहना है कि मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इसमें भारत को भी शामिल करना चाहिए। आखिर भारत 90,000 तिब्बतियों का घर है। वहीं इस चर्चा के बीच एक सीक्रेट टेलीग्राम का भी जिक्र हुआ है, जिसे 1947 में लहासा मिशन ने नई दिल्ली भेजा था। जानकारों का कहना है कि तिब्बत की निर्वासित सरकार को इस पर भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। यानी कि देखा आपने दोस्तों, भारत ने बिल्कुल शांति तरीके से कहा है कि बातचीत होनी चाहिए, तिब्बत अपने मुद्दे रखेगा चाइना के सामने, वाकई में बातचीत होनी चाहिए। लेकिन विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस बातचीत में भारत को जरूर शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा से तिब्बत का साथ भारत ने दिया है और आज जब बातचीत की बात आई है तो भारत को शामिल ना करना ये कहीं ना कहीं चीन की बहुत बड़ी चाल हो सकती है। बहरहाल आप लोगों की इस पर क्या राय होगी दोस्तों, क्या भारत को इस बातचीत में शामिल करना चाहिए कि नहीं, बताइएगा जरूर आप लोग। साथ ही साथ बता दें पीओके पर राजनाथ और जयशंकर के बयान से बौखलाया पाकिस्तान, कश्मीर पर उगला जहर, कहा भारत हमें घसीटना बंद करे। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर जी के बयानों के बाद पाकिस्तान बौखलाहट में आ गया है। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर भारतीय नेताओं के बयानों को भड़काऊ बताया और कहा कि उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर बयानों से चिंताजनक वृद्धि हुई है। पाकिस्तानी मीडिया पोर्टल डॉन की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद में पाकिस्तानी विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि हम आजाद जम्मू कश्मीर पर अनुचित दावे करने वाले भारतीय नेताओं के भड़काऊ बयानों में चिंताजनक वृद्धि देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इन दावों को खारिज करता है। हालांकि पाकिस्तानी प्रवक्ता ने भारत के किसी नेता का ना तो नाम लिया और ना ही किसी विशेष बयान का जिक्र किया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा था कि भारत में हो रहे विकास को देखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग खुद ही भारत में शामिल होने की मांग करेंगे। राजनाथ सिंह सिलीगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा कि पीओके हमारा था, है और आगे भी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत रक्षा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति कर रहा है। जो देश कभी आयात करता था आज रक्षा उपकरण के निर्यात के रूप में बदल रहा है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें सौंपी, आप सभी जानते ही हैं। तो वहीं जयशंकर जी ने भी इस महीने की शुरुआत में भारत के विदेश मंत्री जी ने एक बयान में पीओके को लेकर भारत के दावे को दोहराया
आया था। 4 अप्रैल को मीडिया से बात करते हुए जयशंकर जी ने कहा था कि हम कभी भी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। जब पाकिस्तान की बात होती है तो मुख्य मुद्दा आतंकवाद है। जब आतंकवाद होगा तो दूसरी ओर देखने के बजाय हम इससे निपटेंगे और करारा जवाब देंगे। अब ऐसे में भारतीय नेताओं के बयानों के बाद पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि अति राष्ट्रवादी से प्रेरित ये भड़काऊ बयानबाजी क्षेत्रीय शांति और संवेदनशीलता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय राजनेता चुनावी उद्देश्यों के लिए भारत के लोकप्रिय पब्लिक डिस्कोर्स में पाकिस्तान को घसीटना बंद करें। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने जम्मू कश्मीर पर अपना पुराना प्रोपेगेंडा फिर से दोहराया और कहा कि यह आज भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र बना हुआ है। तो वहीं आपको बता दें, यूक्रेनी किलर ड्रोन के हमलों का पुतिन को सता रहा है डर। कैंसिल कर दी विक्ट्री डे परेड यानी विजय दिवस परेड को कैंसिल कर दिया है पुतिन ने, जिसको कि रशिया का गर्व परेड माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में 2 साल से ज्यादा समय से जारी जंग के बाद भी रशिया को अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। इसके उलट यूक्रेन से रशिया को कड़ी टक्कर मिल रही है। हाल ही में यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ घातक ड्रोन हमले शुरू किए हैं, जिसने मॉस्को को भयभीत कर दिया है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों का डर ऐसा है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वार्षिक विजय परेड के कार्यक्रमों को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। 71 वर्षीय व्लादिमीर पुतिन ने रूसी कैलेंडर से सबसे महत्वपूर्ण दिन 9 मई को होने वाले अधिकांश समारोहों को रद्द कर दिया है। इसकी वजह बने हैं यूक्रेन के ड्रोन हमले, जिनकी सटीक काट अभी तक पुतिन की सेना नहीं ढूंढ पाई है। जी हाँ, आपको बता दें, विजय दिवस परेड का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को हराने की यादगार के तौर पर किया जाता है। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर होने वाली इस परेड में रूस के राष्ट्रपति गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं और राष्ट्रपति पुतिन इस आयोजन का इस्तेमाल आमतौर पर रूसी सेना की ताकत दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा है कि व्लादिमीर पुतिन ने विक्ट्री डे परेड को कैंसिल कर दिया है, वो भी सिर्फ यूक्रेनी किलर ड्रोन के हमलों के डर के वजह से। न भारत की यह खबर है। बहरहाल इस पर आपकी क्या होगी निजी राय कमेंट में जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही बता दें, इसी से जुड़ी खबर, अमेरिका ने फिर बढ़ाई पुतिन की टेंशन, चोरी छिपे यूक्रेन को दे दी है मिसाइल। अमेरिका ने यूक्रेन को गुप्त तरीके से हथियार पहुंचाए हैं। इससे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टेंशन बढ़ गई है। 2 साल से रशिया के साथ यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अमेरिका का ये गेम चेंजर हथियार लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो रशिया के अंदर टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल किसी भी लड़ाई का रुख मोड़ सकती है। यानी कि दोस्तों, रशिया ने अभी तक जो यूक्रेन पर जीत हासिल नहीं की है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहा है। बहरहाल एक शांत प्रिय देश होने के नाते अपना भारत हमेशा से यही अपील करता रहा है कि इन युद्ध को रोक दिया जाए और शांति से बातचीत से इन मुद्दों को हल किया जाए। साथ ही बता दें, 2 दिवसीय यूएई दौरे पर जाएंगे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, तो वहीं 7 साल बाद पीएमएलएन अध्यक्ष बनेंगे नवाज शरीफ। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए रविवार को यानी कल को सऊदी अरब की यात्रा करेंगे और नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसकी घोषणा शुक्रवार को की गई। 28 और 29 अप्रैल को विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक सहयोग, विकास और ऊर्जा पर विशेष बैठक खाड़ी देश रियाद में होगी। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा कि विदेश मंत्री इशाक डार इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और EWEF के संस्थापक प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने पाकिस्तान के पीएम और विदेश मंत्री को भी आमंत्रित किया है। तो वहीं बता दें कि पाकिस्तान के 3 बार के पूर्व पीएम नवाज शरीफ अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पीएमएलएन के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि 11 मई को पार्टी नेतृत्व की बैठक में 74 वर्षीय नवाज को सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा। 7 साल पहले 2017 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स के खुलासे से संबंधित मामलों में कथित भ्रष्टाचार के लिए नवाज को प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया। पीएमएलएन के पंजाब अध्यक्ष राणा सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पार्टी की बैठक में नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी का अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, लाहौर में भगत सिंह को लेकर ये क्या करने जा रही पाकिस्तान की पंजाब सरकार, हाई कोर्ट ने दे दिया ये आदेश। जी हाँ, पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने शादमान चौक का नाम अब स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखने के मुद्दे पर उच्च न्यायालय से और समय देने की मांग की है। लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश शम्स महमूद मिर्जा भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान की एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में शादमान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखने के अदालत के आदेश का पालन न करने के लिए प्रांतीय और जिला सरकार के 3 शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हाई कोर्ट ने 2018 में सरकार को लाहौर स्थित शादमान चौक
चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने का आदेश दिया था। तो वहीं आपको बता दें, मुइजुकी शहर पर चीन कर रहा हिंद महासागर में जासूसी। मालदीव में अब ड्रैगन का नया पैंतरा निकल कर आया सबके सामने। बता दें, 4500 टन का एक उच्च तकनीक वाला चीनी रिसर्च जहाज मालदीव के जल क्षेत्र में वापस आ गया है। इससे वो 2 महीने पहले इस द्वीप समूह देश के विभिन्न बंदरगाहों पर एक हफ्ता बिता चुका है। समाचार पोर्टल अधादू.com की शुक्रवार की एक रिपोर्ट के मुताबिक जियांग यांग होंग 3 नामक जहाज को बृहस्पतिवार सुबह थिलाफूशी औद्योगिक द्वीप के बंदरगाह पर खड़ा किया गया था। हालांकि मालदीव की सरकार ने इसकी वापसी की वजह का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सरकार ने जहाज को उसकी पहली यात्रा से पहले डॉक करने की परमिशन की वेरिफिकेशन किया है, पुष्टि की है। मालदीव के EEZ की सीमा के पास लगभग 1 महीना बिताने के बाद हाईटेक जहाज 22 फरवरी को मालदीव के जल क्षेत्र में पहुंचा। लगभग 6 दिन बाद जहाज EEZ सीमा पर वापस चला गया। और अब जो ये खबर निकलकर सामने आ रही है, ड्रैगन का नया पैतरा की मुइजुकी शहर पर हिंद महासागर में चीन जासूसी करने में जुटा है। साथ ही बता दें, यूक्रेन युद्ध, अमेरिकी प्रतिबंधों का डर, दोस्त रशिया के हथियारों से क्या वाकई में दूरी बना रहा है अपना भारत। आपको बता दें, भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है और नई दिल्ली की रक्षा जरूरतों का सबसे बड़ा हिस्सा रशिया पूरा करता है। भारत के रक्षा शस्त्रागार में रूसी हथियारों की संख्या सबसे ज्यादा है। हालांकि अब ये रशिया के हथियारों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और हाल में इससे किसी नई खरीद की संभावना नहीं है। पिछले 2 दशक में भारत ने रशिया से $60 अरब के हथियार खरीदे हैं, लेकिन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की नई रिपोर्ट बताता है कि आयात में लगातार गिरावट आ रही है। आखिर क्या वजह है कि भारत अपने पुराने दोस्त से हथियारों की खरीद कम कर रहा है? जी हाँ, भारतीय रक्षा एक्सपर्ट का मानना है कि मॉस्को भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि पश्चिमी देश और वे कंपनियां जो भारतीय कंपनी या संगठनों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार होती है, उन्हें इस मौके का फायदा हो सकता है। तो वहीं यूक्रेन की जंग में उलझने और रशिया के हथियारों की गुणवत्ता पर भारत की चिंता के साथ ही रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भर होने की नई दिल्ली की चाहत ने इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई है। तो इसके साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्ते बीते कुछ समय में बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। ऐसे में रशिया के साथ रक्षा खरीद बढ़ाकर भारत अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता। जी हाँ, और यही वजह हो सकती है जो एक्सपर्ट बता रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, भारत ने फिलीपींस को दिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, चीन की सेना लगी तड़पने। बता दें, भारत की तरफ से फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भेजने पर चीन तड़पने लगा है। चीन की सेना ने इस पर बयान जारी कर तीसरे देश को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। ये जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह से लक्ष्य को साधने में सक्षम है। अब चीन ने ये कहा है कि 2 देशों के रक्षा सहयोग में ध्यान रखना चाहिए कि इससे किसी तीसरे पक्ष या वहाँ की क्षेत्रीय शांति में नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। यानी कि फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल जो सौंपा है, ऐसे में चाइना की हेकड़ी निकल गई ये देखते ही सुनते ही, क्योंकि चीन को पता है जब एक बार, आपको भी याद होगा, गलती से पाकिस्तान की तरफ ब्रह्मोस का ये प्रोटोटाइप छूट गया था। ऐसे में पाकिस्तान में इतने किलोमीटर दूर गिरा था जितना कि हमने अंदाजा भी नहीं लगाया था, जिसके बाद से अब चाइना भी ब्रह्मोस को लेकर काफी ज्यादा खौफ खाता है। साथ ही साथ बता दें, आखिर पाकिस्तान की सरकार को क्यों दी गई भारत की मिसाल? मोदी तीसरी बार। बता दें, पाकिस्तान के कारोबारियों के बाद अब वहां के राजनीतिक विश्लेषकों ने शहबाज शरीफ सरकार से भारत से रिश्ते सुधारने की मांग कर दी है। विश्लेषकों का कहना है कि देश में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए कारोबारियों की बातचीत पर अमल कर भारत से बातचीत शुरू करनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत के कारोबारी प्रधानमंत्री मोदी से खुश हैं, इसीलिए वो तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। पाकिस्तानी चैनल एक्सप्रेस न्यूज पर एक्सपर्ट टॉक शो में बोलते हुए पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के चीफ एडिटर नावीद हुसैन ने कहा कि आर्थिक स्थिरता के लिए राजनीतिक स्थिरता बेहद जरूरी है। उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार को देश में राजनीतिक स्थिरता कायम करने के लिए अदियाला जेल में बंद इमरान खान से बात करने की भी सलाह दी। तो वहीं बता दें, सऊदी अरब को सोने की खान बेच रहा पाकिस्तान, पाकिस्तानी जनता ने शहबाज सरकार को इस मुद्दे पर जमकर धोया भी और जमकर कोसा भी। बता दें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सोना समेत कई खनिजों का भंडार है। ऐसे में पाकिस्तान अब सोना और तांबे की खानों को सऊदी के हाथ बेचने जा रहा है। खानों की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि सऊदी अरब रेको डिक में बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन के नियंत्रण वाली खदान में हिस्सेदारी पाने के लिए करीब पहुंच गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान की खानों में $1 अरब का निवेश करने वाला है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान की खानों में हिस्सेदारी को लेकर शुरुआती समझौतों पर पहुंच चुका है और अगले कुछ सप्ताह में सऊदी इसकी घोषणा कर सकता है। इस खबर के आने के बाद पाकिस्तान के लोगों में खासा नाराजगी देखी गई है। पाकिस्तानी यूट्यूबर
यूट्यूबर शोएब चौधरी ने खान के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के लोगों से बात की, जिस पर पाकिस्तानी कहने लगे कि यहाँ के हुक्मरान पैसे के दम पर सरकार में आते हैं, ऐसे में सबसे पहले वे पैसा कमाने पर जोर देते हैं। तो वहीं कुछ पाकिस्तानी कहने लगे भले ही यहाँ पर हर कोई मुसलमान है, लेकिन सब के सब बटे हुए हैं। हालत यह है कि एक बंदा दूसरे की मस्जिद में जाकर नहीं बोल सकता है। ईरान से तेल लेने के मुद्दे पर शख्स ने कहा कि आप गुलामी किसी और की करें और तेल ईरान से लें, ये संभव ही नहीं। साथ ही बता दें वियतनाम के संसद प्रमुख का बड़ा इस्तीफा। तो वहीं श्रीलंका में गिरफ्तार किए गए 24 भारतीय मछुआरों की हो गई घर वापसी। दोनों खबरें आपको बता दें। वियतनाम में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच राष्ट्र की संसद के प्रमुख वुओंग दिन ह्युई ने इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 21 अप्रैल को व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करने के आरोप में उनके सहायक फाम थाई हा को गिरफ्तार किया गया था। इसके कुछ दिनों बाद संसद प्रमुख वुओंग दिन हु ने इस्तीफा दे दिया है। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी ने हयू के स्वैच्छिक इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें श्रीलंका के जल क्षेत्र में कथित तौर पर मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए 24 भारतीय मछुआरों को शुक्रवार को भारत वापस भेज दिया गया है। इससे 2 दिन पहले भी 5 भारतीय मछुआरों के एक समूह को भारत भेजा गया था। अब 24 भारतीय मछुआरे श्रीलंका से स्वदेश भारत वापस लौटे हैं। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सभी मछुआरे कोलंबो से सवार हुए हैं और वर्तमान में अपने घर भारत जा रहे हैं। तो दोस्तों वहीं आपको बता दे बड़ी खबर, लोकसभा इलेक्शन 2024 का दूसरा चरण का मतदान हुआ खत्म। यूपी में सबसे कम तो त्रिपुरा में सबसे ज्यादा वोटिंग। आखिर राहुल गांधी की सीट पर कितनी हुई वोटिंग वो भी आपको बता दें। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार यानी कल के दिन 26 अप्रैल को संपन्न हो गया। चुनाव आयोग के मुताबिक पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में सबसे अधिक 78.63% वोटिंग हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोले तो 54% वोटिंग ही दर्ज की गई। तो वहीं दूसरे नंबर पर मणिपुर रहा जहां 77.18% वोटिंग हुई। दूसरे चरण के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर भी आरोप लगाए। कांग्रेस ने मणिपुर में हुई वोटिंग पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया था कि मणिपुर में जो लोग कांग्रेस को वोट डालने जा रहे हैं उनसे जबरदस्ती एनडीए के पक्ष में वोट डलवाया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये सब कुछ सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 89 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान कई वीआईपी सीटों पर भी वोटिंग हुआ। केरल की वायनाड राहुल गांधी के सीट की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। वायनाड सीट पर 69.51% मतदान हुआ है, यानी 70 से 1% कम। उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट पर जहां अरुण गोविल जो रामायण सीरियल में राम जी के किरदार में थे वहां 58.70% वोटिंग हुई है। तो वहीं आपको अगली खबर बता दे बड़ी खबर, जहां अररिया में गरजे पीएम मोदी जी, कहा कांग्रेसियों ने दशकों तक आपको लूटा है, कभी माफ मत करना इन्हें। जी हां, लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का बिहार को लेकर खास फोकस नजर आ रहा है। इस बार पीएम मोदी जी चुनाव को लेकर बिहार पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पीएम मोदी जी 10 दिन में दूसरी बार चुनावी रैली पर बिहार पहुंचे और कांग्रेसियों को खिलाफ जमकर हमला बोला। पीएम मोदी जी ने अररिया में जनसभा के दौरान कहा कि कांग्रेसियों ने दशकों तक आपको लूटा है, इन लोगों को कभी माफ मत करिएगा, इनको इनकी गलतियों की सजा मिलनी ही चाहिए। इन लोगों ने देश की जनता और देश के साथ दगा किया है। जी हाँ, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों के लिए देश की सुरक्षा भी कोई मायने नहीं रखती है। आज देश की सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो ये लोग उसका विरोध करते हैं। तो वहीं आपको बता दें मालदा में पीएम मोदी जी का वार्म वेलकम किया गया, जहां उन्होंने कहा कि आपके इस प्यार को बंगाल के विकास के रूप में मैं लौटाऊंगा, ये वादा रहा मेरा। लेकिन क्या दोस्तों, क्या इस बार बंगाल की जनता बंगाल के गुंडों को जवाब देगी? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। तो वहीं आपको बता दें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम भाजपा को सत्ता में आने से रोक देंगे। जी हाँ, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात दृढ़ता से कहते हैं। शुक्रवार की दोपहर हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर और एसोसिएट एडिटर सुहेल हामिद से बातचीत के दौरान उन्होंने मुस्लिमों को तथा कथित आरक्षण, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, पार्टी गठन, संगठन की स्थिति और मौजूदा चुनाव के अलावा तमाम मुद्दों पर बेबाक जवाब दिए। उनसे सवाल पूछा गया कि लोकसभा चुनाव के लिए 1/3 से ज्यादा सीट पर मतदान हो चुका है, कांग्रेसी अध्यक्ष के तौर पर आपको क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारी संभावनाएं बेहतर है, सभी राज्यों में प्रचार के साथ फीडबैक भी ले रहा हूं। इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छा मौका है, हम सब मिलकर भाजपा को सत्ता में आने से रोक देंगे। लेकिन क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या खड़गे जी का ये सपना ही रह जाएगा या साकार होगा? जो भी लगता हो बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, क्या अमेठी रायबरेली से लड़ेंगे चुनाव राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? कांग्रेस की अहम बैठक कल वायनाड में हुआ है खत्म चुनाव। बता दें कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की शनिवार को बैठक होगी, जिसमें रायबरेली, अमेठी तथा कुछ अन्य लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर
लगाई जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि सीईसी की बैठक शनिवार शाम को होगी। सूत्रों का कहना है कि सीईसी की बैठक में उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी लोकसभा क्षेत्रों को लेकर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस ने फिलहाल अमेठी और रायबरेली से अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन अब तक पार्टी देश भर में 317 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। जी हाँ, बता दें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है और वो राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। अब देखना ये होगा जो आज बैठक हो रही है शाम में, उसमें अमेठी रायबरेली पर क्या फैसला होता है, तो वहीं आपको बता दें। और कितना पावर चाहिए तुमको केजरीवाल। जी हाँ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई। एमसीडी स्कूलों में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के अभाव में किताबों का वितरण प्रभावित होने पर कोर्ट ने कहा कि कितना पावर आप चाहते हैं। गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बने रहना राष्ट्रीय हित के ऊपर राजनीतिक हित है। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बीते 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनको फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बने रहना राष्ट्रीय हित से ऊपर राजनीतिक हित ही है। तो वहीं बता दें, उद्धव पहली बार कांग्रेस को देंगे वोट, मातोश्री ने खुद किया ऐलान। आखिर किससे मिलेंगे ठाकरे फैमिली के मत, बता दें। शिवसेना यानी यूबीटी वाली शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे शायद पहली बार अपने राजनीतिक शत्रु से मित्र बनी कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। ये 2019 के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में आए बदलाव का प्रतिबिंब है। एक ऐसा साल जिसमें राजनीतिक दलों को अपने सहयोगियों को बदलते हुए देखा गया। तो वहीं आपको बता दें, अगर नोटा को सबसे अधिक वोट मिला तो होगा चुनाव रद्द। क्या वाकई में रद्द होगा चुनाव? सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से मांगी गाइडलाइन, सूरत में भी फंस सकता है पेंच। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का विकल्प अधिकतर वोटर्स द्वारा चुने जाने की स्थिति में चुनाव आयोग की गाइडलाइन की मांग की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी सीट पर नोटा को सर्वाधिक वोट मिला हो तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की गाइडलाइन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नोटा संबंधित याचिका पर सुनवाई की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच द्वारा सुनी जा रही याचिका में मांग की गई है कि अगर किसी भी लोकसभा या विधानसभा सीट पर नोटा का विकल्प सबसे अधिक लोगों ने चुना है तो उस चुनाव को शून्य घोषित किया जाना चाहिए। याचिका जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा ने दायर की है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, झुलसाने वाली गर्मी के लिए हो जाएं तैयार। आईएमडी का इन 7 राज्यों में हीट वेव का बड़ा अलर्ट। जी हाँ, अगले हफ्ते भारत के बड़े हिस्से में गंभीर गर्मी की लहर के हालात रहने की संभावना है, क्योंकि 2024 के रिकॉर्ड में सबसे गर्म साल के रूप में उभरने वाला अनुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 5 दिनों में पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में हीट वेव से गंभीर हीट वेव की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। अगले 2 दिनों में पूर्वी भारत में और अगले 5 दिनों में महाराष्ट्र और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की अत्यधिक संभावना है। जी हाँ, तो वहीं बता दें कि ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।